वेलकम लर्नर्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ा था। तो इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी ये ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट के लिए था। ठीक है, ये जो लाइट होती है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके लिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या थी कि डी ब्रॉगली इमेजिन दैट अस द लाइट पोसेस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, यानी जो लाइट होती है दोनों नेचर शो करती है, वेव और पार्टिकल दोनों। सिमिलरली मैटर मस्ट आल्सो पोजेस बोथ नेचर, तो मैटर भी क्या होनी चाहिए, हमारी दोनों नेचर शो करनी चाहिए, लाइट और वेव दोनों की। ठीक है, पार्टिकल और वेव की। तो पार्टिकल एज वेल एज द वेव means de Broglie imagine that the despite particle nature of the matter, wave must also be the associate with the material particle wave associated with the material particle as defined as the matter wave। इस वेव को क्या कहते हैं कि ये जब वेव हमारी मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड हो जाती है तो उस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, मेटर वेव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इनकी हाइपोथेसिस थी। तो यहाँ पे इनकी मिनट यहाँ पे इनका जो पहला था वो क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, लेट से हमारा ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन टू एम लिख सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम पी क्या है, इसका मोमेंटम पी इक्वल टू एम वी। ठीक, तो यानी पी इक्वल टू एम वी हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको पी को अंडर द रूट टू एम वी लिख सकते हैं। ठीक, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, यानी इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगी। ठीक, तो एच अपॉन एम वी हो जाएगा पी की वैल्यू, और एच अपॉन अंडर द रूट टू एम वी हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी, और लेमडा क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर द रूट ई मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मिनट तो ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा मूविंग पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये मूविंग पार्टिकल के लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो क्यू वी होती है, और पी इक्वल टू एम वी अंडर द रूट टू एम ई मिल जाएगा, और ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्यू वी पुट कर देंगे, यानी अंडर द रूट टू एम क्यू वी मिल जाएगा हमें। यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, यानी एच अपॉन पी की वैल्यू अंडर द रूट टू एम ई होती है, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी एच अपॉन अंडर द रूट टू एम क्यू वी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम डिफरेंट पार्टिकल के लिए देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 9.1 इंटू, वेट मिनट, ये इंटू है। ठीक है, ये इंटू 10 के पावर माइनस 31 के जी, क्यू की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 12.27 इंटू 10 के पावर माइनस 10 अपॉन अंडर द रूट वी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, 12.27 इन अपॉन अंडर द रूट वी। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, हमें क्या मिल गया, ये फार्मूला, यानी लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, लेमडा इक्वल टू इसके लिए 12.27 और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वी, ये एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ओके, ये किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1 अपॉन अंडर द रूट बी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 150.6 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, और ये कितने में आएगा, वोल्ट। ठीक, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है हमारा, प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा, एमपी की वैल्यू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 के जी हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा पी की वैल्यू 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.286 इंटू 10 के पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई रूट वी, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको यदि एंगस्ट्रॉम में लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 0.286 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वी, और एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यदि हम ड्यूट्रॉन की बात करें तो इसके लिए कितना होता है, 2, ये 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है ना। तो ये एमडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 के जी, और इस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ से लेमडा डी की वैल्यू की बात करें तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.202 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यदि हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इस पे चार्ज कितना होता है,
है? डबल होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, और एम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 टाइम्स मास ग्रेटर देन होता है किसके? प्रोटॉन के, यानी 4 इंटू 10 के पावर 4 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ पे लेमडा अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा? वो 0.101 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वी, और ये एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल्स के लिए हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में। अच्छा, इस क्वेश्चन यहाँ पे ये जो प्रीवियस था, इन्होंने इसमें भी कुछ एक्सप्लेन की थी, जैसे कि यहाँ पे हो गया ना। तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा? लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, और लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, और लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट वी। तो इनके इसमें कुछ बेसिकली स्टेटमेंट थे। ओके, तो उनके जो स्टेटमेंट थे वो बेसिकली क्या थे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर 10 के पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम का ये ऑर्डर होता है। ठीक है, पहली चीज इन्होंने बताई, ये पहली चीज थी। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, हुज मेजर इज पॉसिबल टू अ गामा रेज के लिए, ये कितनी थी? गामा रेज के लिए फॉर सेकेंड रीजन इन्होंने बताया इसमें कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, यदि हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल लें तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है हमारा? गामा रेज ना। तो गामा रेज, ये गामा है, गामा रेस। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो गामा रेस के लिए इसका ऑर्डर कितना हो जाता है? गामा रेस के लिए लेमडा की वैल्यू नियर अबाउट किसका ऑर्डर की मिलती है? 10 के पावर माइनस 5 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की मिलती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, ये वेव नेचर शो करेगा। ये क्या करेगा हमारा? वेव नेचर शो करेगा। ओके, ये वेव नेचर शो करता है। ठीक, उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, और ये कितनी होती है? जैसे हमारा क्या हो गया? थर्ड क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सब के लिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। ठीक है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। ये किसके इक्वल होता है? हमारा एक्सरे। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एक्सरे। ठीक है, या फिर एक्सरे, ये हमारी लिमिटिंग मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? लिमिटिंग। ठीक, यानी इसके यदि अपर के पार्टिकल मिले, इससे ज्यादा ऑर्डर के पार्टिकल मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि ये हमारा फिर पार्टिकल नेचर में शो करने लगता है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा साइज के पार्टिकल यदि हमें मिलते हैं तो उसको हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे पार्टिकल नेचर में इसको हम शो करने लगते हैं। ओके, तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू थी। तो ये इसके लिए था बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अनचार्ज पार्टिकल। तो यदि हम अनचार्ज पार्टिकल की बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनचार्ज पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये कितना हो जाएगा हमारा? पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। यहाँ से एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वी है, पी क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी इक्वल टू अंडर द रूट 2 ई बाई एम हो जाएगी। ठीक, मोमेंटम कितना हो जाएगा? P इक्वल टू एम बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 एम ई हो जाएगा। यहाँ से वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम? वेवलेंथ फाइंड करने के लिए लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, और यहाँ से एच अपॉन एम वी हो जाएगा। एम वी की वैल्यू अंडर द रूट 2 एम ई हो जाएगी हमारी, ये पुट कर लेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एच स्क्वायर अपॉन 2 एम लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूट्रॉन के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है हमारा? न्यूट्रॉन के लिए मास होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ से ये न्यूट्रॉन की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 0 सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारा 0.286 अपॉन अंडर द रूट ई एंगस्ट्रॉन अंडर द रूट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू हो गई। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारा क्या था? अनचार्ज पार्टिकल। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन इसके लिए क्या था हमारा? यहाँ पे ये लेट से हमारा क्या था कि 6 ऑर्बिट लेट से इसको कहते हैं। ठीक है, लेमडा इक्वल टू कितना होता है? एच अपॉन एम वी होता है, और यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा होता है। यहाँ से एम वी आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली इसमें कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग quantization according to the de Broglie electron revolve the around the nucleus in the form of the stationary wave। ठीक है, ये क्या है? वेव पैकेट इज सिमिलर
fasten as the stationary wave in vibrating string, electron can stay in those circular orbit whose circumference is an integration multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron, यानी 2 pi r equal to n lambda। यानी यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑर्बिट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन नहीं करता है, वो जिगजैग मोशन करता है। ओके, ये वेव फॉर्म में मोशन करता है। तो यहाँ से तो ये इसकी हो गई, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से टोटल कितना होता है हमारा, यहाँ से टोटल हमारा जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है ना, तो इसकी लेट से आर रेडियस है। तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये लेट से एन है, ये जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे एन है, एन टाइम्स लैम्डा, यानी 2 पाई आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, एन लैम्डा मिल जाएगा। ठीक, अब हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू एच बाई पी होती है ना, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं, यानी 2 पाई आर इक्वल टू एन और लैम्डा की वैल्यू एच बाई पी, और पी की वैल्यू कितनी होती है, एम वी होती है। तो यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर इक्वल टू एन, और ये मिल जाएगा हमें एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच अपॉन एम वी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एम वी आर। ठीक है, यहाँ से एम वी उधर भेज दिया, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, ये हो गया हमारा, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। एम वी आर को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हो गया इसका डेरिवेशन। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में वेट मिनट, तो इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय pm एंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंज बाय द 0.50%। तो यहाँ से डी लेमडा बाई लेमडा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5। ठीक है, तो डी लेमडा बाई लेमडा कितना हो जाएगा यहाँ से, 0.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 1/200 आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू पीएम है। ठीक, तो पी इक्वल टू कितना होता है, एच बाई लेमडा, तो डीपी अपॉन डी लेमडा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस एच अपॉन लेमडा का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच अपॉन लेमडा मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 1/लेमडा। अच्छा, ये किसकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी एच बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, पी, तो माइनस पी अपॉन लेमडा लिख देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, डीपी बाई पी। यहाँ पे क्या कर देंगे, पी को इधर भेज दिए, पी को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो पी को इधर भेज दिया, तो डीपी बाई पी इक्वल टू, यदि मैग्नीट्यूड वाइज ले तो डीपी बाई पी इक्वल टू डी डी लेमडा बाई लेमडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो डीपी की वैल्यू कितनी है हमारी, पी एम है, और डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू ये डी लेमडा बाई लेमडा कितना था हमारा, 1/200 था, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 पी एम आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है, मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस कितना है, 0.83 सेंटीमीटर, इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.25। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है, तो लेमडा इक्वल टू कितना होता है, एच बाई पी होता है। ठीक है, तो ये एच हो गया, और पी हमारी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, क्यू बी आर। तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 0.10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना होता है, क्यू बी होता है, तो एम वी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एम वी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे, क्यू बी आर आ जाएगी यहाँ से एम वी आर। ठीक है, एम वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एम वी इक्वल टू क्यू और बी और आर, यही तो मोमेंटम होता है एम वी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास इज कन्फाइंड इन अ नैरो ट्यूब ऑफ अ लेंथ। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव विच विल रिजोनेट इन द ट्यूब, और सेकेंड कहा गया है कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग पार्टिकल मोमेंटा एंड द कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो यहाँ से हमें पता है कि लेमडा एन की वैल्यू कितनी होती है, 12/n होती है। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन के लिए, तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 हो सकता है हमारा। तो ये हो गया लेमडा एन की वैल्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा एन इक्वल टू एच अपॉन पी एन होता है, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन लेमडा एन हो जाएगी, यानी हमें क्या मिल जाएगा, एन अपॉन एन एच बाई 12 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, ये कितना होता है हमारा, पी एन स्क्वायर बाई 2m होता है, और पी एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा मेरा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एल स्क्वायर एम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, एक्स रेज है। ठीक, तो एक्स रेज बेसिकली क्या होता है,
एक्स-रेज़ क्या होता है? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉन्गटन, ठीक है? ये डिस्कवर किया गया था रॉन्गटन के द्वारा। द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे इज़ फाउंड बिटवीन, जो वेवलेंथ होती है एक्स-रेज़ की, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है। दीज़ रेज़ आर इनविजिबल रे टू आई, ये आई के लिए इनविजिबल होती है, ठीक? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इट इट फोटोन हैव एनर्जी अराउंड, इसके पास जो एनर्जी होती है फोटोन के पास 1000 टाइम्स मूवर मूव्स मोर, वेट अ मिनट, ये मोर है, ठीक है? 1 पॉइंट सॉरी 1000 टाइम्स मोर देन द विजिबल लाइट, ठीक? ये विजिबल लाइट से 1000 मोर देन इसकी एनर्जी होती है। ओके, सो यहाँ पे व्हेन, अच्छा ये प्रोड्यूस कैसे होता है? इसके प्रोड्यूस के लिए व्हेन फास्ट इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हैविंग एनर्जी ऑफ ऑर्डर सर्वल किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसी मेटेलिक टारगेट से स्ट्राइक होता है तो वहां से क्या निकलता है? हमारा एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बाय कूलिंग ट्यूब, यहाँ पे क्या है कि इसको प्रोडक्ट कूलिंग ट्यूब से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ अ टारगेट शुड बी हाई व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फिलामेंट, देन फिलामेंट ऑन बीइंग हीटेड एमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है? यदि ये हम हाई वोल्टेज करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होने लगेगा? एमिट होने लगेगा। नाउ फॉर गिविंग द बीम शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कोलीमीटर इज यूज्ड। अब इलेक्ट्रॉन को बीम शेप देने के लिए हम क्या करते हैं? कोलीमीटर का यूज करते हैं। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट, अब इलेक्ट्रॉन हमारा टारगेट से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? हमारा एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द टारगेट, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इन लॉस्ट एंड कन्वर्ट इनटू द हीट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हमारा स्ट्राइक करता है मेटल टारगेट से तो उसकी कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंस टारगेट शुड नॉट मेल्ट, यहाँ पे टारगेट हमारा यदि मेल्ट नहीं हुआ और इट कैन एब्जॉर्ब हीट, सो दैट द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? ये क्या हो जाता है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट, यदि हीट हमारा वो ऑब्जॉर्व कर लिया तो है मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द टारगेट शुड बी हाई, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए टारगेट की। हियर कॉपर रॉड, यहाँ पे कॉपर रॉड यूज किया जाता है। इट अचेज सो दैट द हीट प्रोड्यूस कैन गो बिहाइंड and it can absorb heat and target does not get heated by very high, यानी टारगेट हमारा बहुत ज्यादा भी हाई हीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये रहा इसका मिनट, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक? यहाँ पे इवेक्यूएटेड ट्यूब होती है, यहाँ से हमारा टारगेट होता है, यहाँ से हमारा क्या आता है कि यहाँ पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये टारगेट मेटल से क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। ये टारगेट मेटल से स्ट्राइक करने के बाद क्या होते हैं? यहाँ से एक्सरेज हमारे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये ओवरऑल इसका क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्सरे की, जैसे कि यहाँ पे मस्ट है हाई एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए टू प्रोड्यूस हार्ड एक्सरे, ठीक है? यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए टू विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस, ताकि हाई टेम्परेचर हमारा प्रोड्यूस कर सके। हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए उस मटेरियल के पास ताकि वो हीट को क्या कर सके? रिमूव कर सके, ठीक है? सॉरी, हीट को प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पे टेंटलम, प्लेटिनियम और मोलिब्डियम एंड टंगस्टन, ये कुछ ऐसे मैटर है जो एज अ टारगेट मटेरियल की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे क्या होता है? वेट मिनट, ये बना, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब हमारी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कोलाइड करती है किसी एटम से, एटम ऑफ टारगेट एंड पासिस क्लोज टू द न्यूक्लियस, यदि ये न्यूक्लियस के क्लोज जाती है तो देयर इज अ कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इज डी एक्सिलेटेड, तो हमारा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डी एक्सिलेटेड हो जाता है, यानी यहाँ पे एनर्जी हमारी क्या हो गई? इसकी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग डी एक्सिलेशन में हुआ था ना, वो क्या होता है? इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द एक्सरे, यही हमारा क्या होता है? ये क्या होता है कि एमिट होता है इन फॉर्म ऑफ द एक्सरे। एक्सरे प्रोड्यूस इन दिस वे आर कॉल्ड ब्रेकिंग और ब्रिमस्ट्रंगलन रेडिएशन, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग या फिर ब्रिमस्ट्रंगलन रेडिएशन कहते हैं। और एंड फॉर्म
कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये क्या करता है, हमारा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। इन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे ऑल वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे इसमें सारे टाइप्स के वेवलेंथ एक्सरे में प्रेजेंट होते हैं, बट बिलो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ देयर इज नो एक्सरे। यहाँ पे यदि मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ से बिलो जाते हैं तो यहाँ पे कोई एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज कॉल्ड कट ऑफ या फिर थ्रेशोल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कट ऑफ या फिर थ्रेशोल्ड या फिर मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कहते हैं। द मिनिमम वेवलेंथ डिपेंड ऑन द अप्लाइड, यहाँ पे जो मिनिमम वेवलेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन आई और ये न्यूक्लियस के पास गई तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेटेड हो जाती है। यहाँ से इस पॉइंट पे डी एक्सेलरेटेड हो गई तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेटेड हो गया तो ये हमारा एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, ये क्या था, हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा एच म्यू, और यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी जो हमारा लॉस हुआ था। ओके, ये हो जाएगा। यदि हम वी टू को क्या मान ले, जीरो मान ले, ठीक है, यदि हम वी टू को जीरो मान ले और वी1 को वी मान ले तो फर्स्ट कोलिजन के लिए हमारा हीट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हाफ फर्स्ट कोलिजन के लिए हमारा हीट जीरो होता है, तो हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू मैक्स, यानी हाफ एम वी का स्क्वायर इक्वल टू ई म्यू हो जाएगा। और वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एच वी मैक्स इक्वल टू ई वी मिल जाएगा। और यहाँ से एस, यहाँ पे वी की न्यू की वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू, सॉरी ये एच न्यू मैक्स इक्वल टू ई वी मिल जाएगा। और न्यू की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लेमडा मिनिमम होगी, यानी एस सी अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू ई न्यू ई वी, ठीक। तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12400 डिवाइड बाई वी, वी क्या है हमारा पोटेंशियल है, तो यहाँ से ये वोल्ट में हो जाएगा। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, लेमडा मिनिमम की वैल्यू 12400 अपॉन वी, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है, लैम्डा मिनिमम का फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो यहाँ से कंटिन्यूअस एक्सरे आल्सो नोन एज द, इसको क्या कहते हैं, व्हाइट एक्सरे भी कह सकते हैं। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ओनली डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल, ये क्या करता है, केवल इसमें जो वेवलेंथ होती है मिनिमम पोटेंशियल, ये केवल हमारा अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है लैम्डा, ओके, केवल अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ से हमें फार्मूला क्या मिल गया, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिला, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, 12400 डिवाइडेड बाई वी, और ये कितना होता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, फ्रॉम बोहर मॉडल। बोहर मॉडल से के लिए हमें n1 इक्वल टू 1 था, n2 इक्वल टू 2 3 4 था, तो यहाँ पे के सीरीज मिला था। n1 इक्वल टू 2 था और n2 इक्वल टू 3 4 5 6 था, तो एल सीरीज एम सीरीज ऐसे ही मिला था n1 इक्वल टू 3 के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द अल्फा सीरीज, फर्स्ट लाइन सीरीज की क्या कहलाती है इसके लिए, अल्फा सीरीज, ठीक है। तो यहाँ की बात करें तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। सेकंड लाइन को बीटा कहते हैं। फोर्थ, ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा, और फोर्थ लाइन को डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ से अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन को अल्फा सीरीज कहते हैं। ये केस हमारा एल से के में जा रहा था तो इसलिए इसको के सीरीज कहते हैं। यहाँ से ये एम से एल में जा रहा था, इसके लिए एल सीरीज। यहाँ से एन से हमारा ये जिस सीरीज में जाएगा उसको सीरीज का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली सीरीज होती है तो उसको अल्फा सीरीज कहते हैं, सेकंड सीरीज होती है तो उसको बीटा, और थर्ड होती है तो उसको गामा, और फोर्थ होती है तो उसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन, यदि एल से के में हो रहा है, यदि हमारा एल से के में हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा के अल्फा हो जाएगा, और इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, एच म्यू के अल्फा हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस के ई के माइनस ई एल हो जाएगा, तो लेमडा के अल्फा की वैल्यू एच सी अपॉन ई के माइनस ई एल हो जाएगी। और इसकी वैल्यू यदि ये 2 से 1 में जा रही है तो एच न्यू के अल्फा की वैल्यू 12400 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा ई के माइनस ई एल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यदि एम से के में जा रहा है, ठीक है, तो एम से के में जाएगा तो हमारा एच के बीटा बनेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन ई के माइनस ई एम हो जाएगी। तो यहाँ से 3 से 1 में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 12400 अपॉन ई के माइनस ई एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यदि हमारा यहाँ से ये 3 से 1 में गया था, ओके। अच्छा, यहाँ पे एम से एल में यदि 3 से ये 2 जा रहा है, ठीक है, एम से एल में ही ट्रांजिशन हो रहा है, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब 3 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा सीरीज मिलेगा, यानी लेमडा एल अल्फा की वैल्यू एच
म्यू अल्फा इसके लिए वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा एल अल्फा हो जाएगा और एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू एल अल्फा हो जाएगी और इसकी एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस ई एल माइनस ई एम हो जाएगा और ई एल अल्फा की वैल्यू एच सी अपॉन ई एल माइनस ई एम हो जाएगी। तो एच सी की वैल्यू कितनी होती है, 12400 होती है और ये हो जाएगा ई एल माइनस ई एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये हो गई इसके लिए प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सेकेंड क्या आता है हमारा, मेलस लॉ। ठीक, तो मेलस लॉ बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे मेलस लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेट अ मिनट हम, तो मोजले मेजर्ड, इसको मोजले सॉरी यहाँ पे मोजले लॉ है, ठीक है, मेलस लॉ भी आएगा। तो ये पहला क्या है हमारा, मोजले लॉ। तो मोजले लॉ क्या होता है बेसिकली कि मोजले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेजर किया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड द plotted the square root of the frequency against the position number in the periodic table. He discovered दैट प्लॉट इज वेरी क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन। यानी इन्होंने क्या किया था कि लार्ज नंबर के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी और पोजीशन नंबर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो ये नियरली अबाउट एक स्ट्रेट लाइन के इक्वल आया। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी क्लोज टू द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था। तो यहाँ से मेलस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मोजले स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ द नंबर ऑफ मेनी एलिमेंट एंड ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द के लाइन इज क्लोजली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड मोजले लॉ। और इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यानी डेल्टा न्यू सॉरी फ्रीक्वेंसी का रूट ना, तो रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। यहाँ पे क्या किया गया, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था इसलिए माइनस बी से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जेड माइनस बी हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वी। तो यहाँ से वी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और न्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, एक कांस्टेंट ए और जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर क्या है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, बी क्या है, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये बी इक्वल टू 1 होता है के सीरीज के लिए और एल सीरीज के लिए बी की वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। ठीक है, ए क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो बोर्स को मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कितना होता है, आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, आर सी और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बोर्स मॉडल में क्या था, डेल्टा इक्वल टू 1.13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस एन 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर था। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर था। तो यदि हम मोजले लॉ की बात करें तो मोजले लॉ के अकॉर्डिंग हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा। तो डेल्टा ई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 13.6 जेड माइनस 1 का स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आर सी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जेड नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली क्या यूज करेंगे, जेड माइनस 1 यूज करेंगे। ठीक है, बी। और ये क्या है, वेट अ मिनट, ए सीरीज के लिए ओके, बी क्या है यहाँ पे 1 है। अच्छा, ये के सीरीज के लिए है। यदि हम एल सीरीज की बात करें तो बी की वैल्यू कितनी रखेंगे, बी की वैल्यू 7.4 रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हम बी की वैल्यू 1 रखे हैं। ठीक, तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू आर जेड माइनस 1 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके बाद हमारा क्या है, वेट अ मिनट, के बाद एक्सरे प्रोडक्शन के लिए मोजले फार्मूला आज यूज बिकॉज हेवी मेटल आर यूज। यहाँ पे हेवी मेटल यूज किया जाता है इसलिए इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यदि ट्रांजिशन सेम होता है तो जेड इज प्रोपोर्शनल टू, यदि हमारा व्हेन ट्रांजिशन इज सेम, यदि ट्रांजिशन सेम होता है तो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/z माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला मिल गया। ओके, सो यहाँ पे एक हम इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे so the frequency of k beta x-ray of a material is equal to the sum of the frequency of k alpha and l अल्फा एक्स रेज ऑफ द सेम मटेरियल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एल अल्फा की फ्रीक्वेंसी ये हो गई, के अल्फा के बीटा की फ्रीक्वेंसी ये हो गई और के अल्फा की फ्रीक्वेंसी ये हो गई हमारी, यानी मिनट, ये क्या हो जाएगा, एम से एल में गया तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन था इसलिए एल अल्फा, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन इसके लिए था और के में गया तो के अल्फा ये हो जाएगा और सेकंड ट्रांजिशन इसके लिए था तो ये के बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से
यहाँ पे के अल्फा की जो एनर्जी हो जाएगी ई के अल्फा इक्वल टू ई एल माइनस ई के हो जाएगा, और के बीटा की एनर्जी कितनी हो जाएगी ई एम माइनस ई के हो जाएगा। तो एल अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अल्फा की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई एल अल्फा इक्वल टू ई एम माइनस ई एल हो जाएगा। तो के ई के बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई के अल्फा प्लस ई एल अल्फा लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिख सकते हैं, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस ये लिख सकते हैं इस टर्म में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, म्यू के बीटा की वैल्यू म्यू के अल्फा प्लस म्यू एल अल्फा, तो ये इसके सम के इक्वल है, यानी ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, सो थैंक्स।